नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देर कहाँ हुई अम्मी? बहस मत कर और चुपचाप घर आ जा। अम्मी बस आधे घंटे और। वैसे तुम लोग कर क्या रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बैठकर बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आई लव यू अम्मी। आई लव यू के बच्चे आधे घंटे से 1 मिनट भी और ज्यादा नहीं। थैंक यू अम्मी। बचपन और जवानी के बीच का पड़ाव है कुमार अवस्था या टीनेज। इस दौर में, इस पड़ाव में बच्चे और माँ बाप दोनों का इम्तिहान होता है। बच्चों को लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, माँ बाप उन्हें समझते नहीं, और माँ बाप को लगता है कि बच्चे अभी कच्चे हैं, हर कदम पर गलतियां कर सकते हैं। जब एक टीनेजर अपने माता पिता से अपने दोस्तों और अपनी दिनचर्या को छुपाने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये एक वार्निंग बेल है, एक दस्तक है कि आप जुर्म के ज्वालामुखी पर बैठे हैं। फरवरी 2010, मेरठ, उत्तर प्रदेश। तुम्हें क्लास के लिए देरी नहीं हो रही? क्लास देरी से जाऊं नहीं जाऊं क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेसर वैसे भी तो पकाना छोड़ने वाला नहीं है। उसने तो बोरियत में पीएचडी की है। तू ना आजकल रोज रोज झूठे बहाने करके क्लासेस बंक करने लगा है। तो फिर रियल रीजन बताऊं क्लासेस बंक मारने का? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रिल वाले से बात की? अरे यार, हमारी भूलने की आदत भी ना। हद कर दी आपने। मैंने आपको एसएमएस भी किया था, अब मैं आपसे कहूंगी ही नहीं। कल मैं खुद जाऊंगी, ग्रिल वाले को यहाँ लाऊंगी और अपना काम करवा लूंगी। सोहेल से क्यों नहीं कहती उसे लाने के लिए? आपका साहबजादा है, बहानों का तो भंडार है उसके पास। एक तो हाथ नहीं आता, जब देखो दोस्तों के साथ तफरी करता रहता है। तफरी करता है तो क्लास कब जाता है? ये सब आप उसी से पूछ लेना। अपनी माँ को तो अपनी मीठी बातों से चकमा देने में उस्ताद हो गया है हमारा सोहेल। अब्बू मेरा यकीन कीजिए, मैं एक भी क्लास मिस नहीं करता, और अभी तो पता नहीं कौन सी ट्रिप पर है। देखो सोहेल, तुम बच्चे नहीं हो बेटा, इसलिए खुल के कह रहा हूं तुमसे। मैं आज बैंक में मैनेजर हूं, तो ये पोजीशन कोई आसमान से नहीं टपकी बेटा। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं इसके लिए। जानता हूँ अब्बू, इज्जत करता हूँ आपकी। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं ना हम बेटा। बस तुम अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखना। अब्बू ट्रस्ट कीजिए, मैं इंजीनियर जरूर बनूंगा और आपको मुझ पर फक्र होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, वो ग्रिल वाले को भेजा था हमने, आया कि नहीं? आया था, शुक्र है आपको याद तो रहा। नजमा, 9 बज चुके हैं, सोहेल नहीं आया अभी तक। बस आता होगा। कह रहा था 7 बजे तक की क्लास है। The number you have dialed is currently switched off. नजमा, आई। नजमा, सोहेल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके किसी दोस्त का सेल नंबर है? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने क्लास में फोन किया? नहीं। नंबर है वहां का? मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। ये लीजिए। हेलो। हेलो प्रोफेसर दिवाकर, मैं सोहेल का फादर बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सोहेल घर नहीं आया अभी तक। लेकिन आज तो वो क्लास भी नहीं आया था। क्लास नहीं आया? आर यू वेरी श्योर? या वेरी श्योर। किसी और क्लास में भी जाता है ना? हाँ, प्रोफेसर मिश्रा की क्लास में। ये रहा नंबर। अच्छा, क्लास आया था?
आप बता सकते हैं कि क्लास से कितने बजे निकला? ओके। मिश्रा क्लासेस तो 3 बजे ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद प्रोफेसर दिवाकर की क्लास में तो गया ही नहीं। उसके किसी दोस्त का नंबर नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कभी दिया ही नहीं और आज तक कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इतनी रात आप कहाँ जा रहे हैं? सोहेल को वापस लाना। सोहेल के पिता परवेज शिराज रात भर अपने इकलौते बेटे को तलाशते रहे। शिराज साहब पेशे से बैंक मैनेजर थे, मेरठ की रात की दुनिया से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की तलाश में लगे रहे। इससे पहले कई बार सोहेल बिना बताए रात देर से घर लौटता था, लेकिन उस रात लौटा ही नहीं। जाहिर है मामला सीरियस था, काफी सीरियस। सुबह होते ही सोहेल के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे। सोहेल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। सोहेल का फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं आता है सर। दोपहर को घर आया था स्कूल से? जी हाँ, वो हमेशा घर आता है, चेंज करता है, रोटी खाता है, फिर क्लास के लिए निकल जाता है। अम्मी जा रहा हूँ मैं। हाँ, अरे सुन, बाइक ज्यादा फास्ट नहीं चलाना। ठीक है अम्मी, 10 की स्पीड पर चलाऊंगा बस। 10 कम होते हैं कि ज्यादा? बहुत ज्यादा होते हैं अम्मी। 6 पर चलाऊं? नहीं, 5 पर चला। तुम कितने क्यूट हो अम्मी। बाय। दोपहर की क्लास में गया था सर, लेकिन शाम की क्लास में गया ही नहीं सर। सोहेल की कोई खास सहेली है? आई मीन गर्लफ्रेंड? हमें नहीं लगता सर। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका लड़का? PL इंटरनेशनल, आनंदपुरी वाला। जी। मिस्टर परवेज ने कल रात को भी मुझे फ़ोन किया था। मैंने आपसे कहा था सोहेल कल 1 बजे स्कूल से निकला था। जी, आपने कहा था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कुछ और जानना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि सोहेल की अपनी क्लास में किसी से कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोहेल इज़ अ वेल बिहेव्ड बॉय। मैं उसके दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। ज़रूर, लेकिन आपको मेरे ऑफिस में बात करनी होगी, और प्लीज़ थोड़ा प्यार से। सर, स्कूल में हम एक ही क्लास में हैं, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन अलग अलग है। सोहेल हमारे साथ नहीं आता, वो दिवाकर और मिश्रा जी की क्लासेस जाता है। क्लासेस खत्म होने के बाद दोबारा मीटिंग होती है तुम्हारी? नो सर, क्लासेस खत्म होने के बाद हम नहीं मिलते। दरअसल सोहेल अपने क्लास वाले ग्रुप के साथ ही घूमता है। उस ग्रुप में कोई खास दोस्त है सोहेल का? नो सर, उस ग्रुप से हम किसी को नहीं पहचानते। वो हमारे स्कूल के भी नहीं है। मिलते कहाँ हैं वो लोग? सर, सोहेल कभी अपने ग्रुप के बारे में बात ही नहीं करता है। हाँ सर, एक बार शाम को देखा था उसे। कहाँ पर? क्या कर रहा था? उसके दोस्तों के साथ स्नैक्स कॉर्नर पे था। शेरगढ़ी वाला स्नैक कॉर्नर, PVS रोड पर? यस सर। हाँ सर, ये लड़का आता है यहाँ पर, इनका ग्रुप है। हफ्ते में कितनी बार आता है? डेली आता है साहब, लेकिन सर कल इसके सिर्फ 2 दोस्त आए थे, ये नहीं आया था। इस ग्रुप के लड़कों के नाम जानते हैं आप? नाम तो पता नहीं साहब, लेकिन ये रोज़ 7:30 बजे के लगभग यहाँ पर आते हैं और 8:30 बजे के करीब तक यहाँ बैठे रहते हैं। सोहेल रोज 8:30 के आसपास ही घर लौटता है सर। मिस्टर परवेज, इस ग्रुप के लड़के क्या सोहेल की क्लास के हैं? हो सकते हैं सर, और नहीं भी। हम लोगों ने इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया सर। देखिए, मैं श्योर तो नहीं बोल सकता, लेकिन सोहेल राजू से काफ़ी क्लोज लगता है। मैं राजू से मिल सकता हूँ? श्योर, पर इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ बी जेंटल, स्टूडेंट है मेरा वो। सर, मैं सोहेल विवेक बहुत क्लोज है। स्नैक्स कॉर्नर जाते हो? हाँ, हम डेली जाते हैं, लेकिन कल सोहेल नहीं आया था। क्यों? पता नहीं सर। हम मिश्रा जी के क्लासेस में मिले थे, फिर हम दिवाकर सर के क्लासेस में मिलने वाले थे, और फिर स्नैक कॉर्नर में, लेकिन वो दिवाकर सर के क्लासेस में आया ही नहीं। अरे तेरे वो क्लास में वो लड़की है ना, हॉट है। तुझे तो ना हर लड़की हॉट लगती है। थोड़ा चिरविल मार यार, क्या हॉट वॉट करता रहता है। साले, अगर वो मुझे एक भी हिंट देगी ना, मैं उसके लिए कुछ भी कर लूंगा। तू ना इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। इतना ओवर तू बनेगा ना, एक लड़की नहीं पड़ेगी तुझसे। तूने तो PhD की है ना लड़कियों के ऊपर। तुझे ना जो समझना समझ। मैं तो भाई जा रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। डेट पे लेट आ?
मैं किसी डेट वेट पे नहीं आ रहा है, समझा क्या? मुझे पागल मत समझ, 2-3 लड़कियों को ऐसे पटा कर रखता है और बाद में मजा लेता है। मेरी ना एक टिप याद रखना, कभी भी किसी लड़की को इतना भाव मत देना, एक लड़की नहीं पटेगी, वो लोग को अच्छा नहीं लगता ये सब, समझा? 2-3 गर्लफ्रेंड तो होंगी सोहेल की। नो सर, वो ऐसे ही मजाक में बोलता था। एक तो होगी। हो सकती है, लेकिन सोहेल बहुत सीक्रेटिव है, वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता। विवेक सिंह, मेरे मॉम एंड डैड कानपुर में रहते हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कल शाम को सुहेल से मिले थे? नो सर, नहीं मिला। राजू आया था स्नैक बार पर? जी सर, राजू आया था, पर जब मैंने राजू से पूछा कि सोहेल कहाँ है तो उसने कहा कि वो दिवाकर सर के क्लासेस में भी नहीं आया था। अच्छा, सोहेल की कोई गर्लफ्रेंड है? जितना मुझे पता है नो सर, पर फिर आजकल के लड़कों का क्या भरोसा। सोहेल का फ़ोन तो अभी स्विच ऑफ आ रहा है सर। मिस्टर परवेज, हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये केस मिसिंग का है या किडनैपिंग का। मिसिंग क्यों होगा सर? और मेरे सोहेल को कोई किडनैप क्यों करेगा सर? यही सवाल तो मैं आपसे करना चाहता हूँ मिस्टर परवेज। क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है या फिर आपसे कोई बदला लेना चाहता है? मैंने ज़िंदगी में किसी को डांटा तक नहीं है सर, दुश्मनी क्या होगी मेरी? सोहेल को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था। कहीं से सोहेल के बारे में कोई खबर नहीं आ रही थी। आखिरकार एक खबर आई। यह खबर एसएमएस के रूप में थी और इस एसएमएस को भेजने वाला खुद सोहेल था, और शायद नहीं भी। नजमा, सोहेल का एसएमएस है। क्या लिखा है मेरे बेटे ने? बताइए ना, कहाँ है वो? अगर सुहेल को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख देने होंगे। मैं जल्द ही आपको फोन करूंगा। मुझे पहले से डाउट था मिस्टर परवेज, ये टिपिकल किडनैपिंग का केस लग रहा है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। किसी को आपके पैसों से प्यार है मिस्टर परवेज। सर, सोहेल का फोन अब भी स्विच ऑफ। सिर्फ मैसेज भेजने के लिए स्विच ऑन किया होगा, फिर स्विच ऑफ। कोई बात नहीं, सेल फोन की लोकेशन ट्रेस करो, अब इस केस का खाता खुलेगा। सर, सेल फोन इसी इलाके में स्विच ऑन हुआ था, शास्त्री नगर। मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। सर, मुझे सच में नहीं पता सोहेल कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता सर। सुहेल के सभी दोस्तों में सिर्फ तुम शास्त्री नगर में रहते हो, और फिरौती का मैसेज शास्त्री नगर से ही आया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। मैंने उसके साथ आखिरी बार मिश्रा जी के क्लासेस में बात की थी। राजू, सुहेल के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा जो उसके माँ बाप को नहीं पता। सॉरी सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। अभी बोलोगे या? अगर अभी बोलोगे तो बच जाओगे, और अगर हमने पता लगाया कि तुम्हें पता था तो उसके बाद पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सोचे? सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं सब सच बोल रहा हूँ सर। आई डोंट नो एनीथिंग सर, प्लीज सर, मैं कुछ नहीं किया सर। सोहेल का दोस्त राजू काफी डिस्टर्ब था, फिर भी पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। राजू सोहेल का करीबी दोस्त था, उसे भी सोहेल के गायब होने से काफी मजबूत धक्का बैठा था। आखिरकार राजू से सहा नहीं गया। एक बात थी जो उससे बोली नहीं जा रही थी, उसने वो बात लिखकर बयान की। राजू ने एक कागज के टुकड़े पर वो गहरा राज लिख दिया।
पर उसके लिखे हुए खत ने इस केस को सर के बल उलट दिया। प्यारे मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैं आप लोगों को ऐसे छोड़कर जा रहा हूं, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे पता था कि एक ना एक दिन पुलिस को सब पता चल जाएगा। पहली बार मैं बहुत डर गया था, दूसरी बार मैं जानता था कि सच सामने आ जाएगा। मैंने सुहेल को कुछ नहीं किया, पर मैं इतना जानता हूं कि विवेक सुहेल से नफरत करता है। सिर्फ विवेक जानता है कि सुहेल कहाँ है। आपका बेटा राजू। मार डाला, मेरे राजू को मार डाला आपने। आपने जरूर उसे धमकाया होगा, मारा भी होगा। अरे प्यार से पूछा होता तो ये नौबत नहीं आती। हमने आपके बेटे के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ये सब तो कोर्ट तय करेगा और मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगा। आपने मेरे बेटे को मारा, छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ जा रही हो श्रुति? इंटरव्यू है। अच्छा, अब सच बताओ, कहाँ जा रही हो? विवेक प्लीज मुझ पर शक करना छोड़ दो। मुश्किल है श्रुति कि मैं तुम पर शक ना करूं। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या करने आई हो? हाँ, मैं कुछ नहीं भूली। अब जाऊं? जा सकती हो, लेकिन एक और बात, मैं तुम्हें वैसे कभी नहीं जाने दूंगा। समझती हो ना? गुड, गो। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम है मिस्टर विवेक, हम पर शक किया जा रहा है। और शक ही नहीं, डायरेक्ट इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारी वजह से तुम्हारे खास दोस्त राजू ने सुसाइड कर ली। और राजू ने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा है कि सुहेल के गायब होने में तुम्हारा हाथ है। क्या ये सच है? राजू झूठ बोल रहा था। उस दोपहर सोहेल के साथ राजू भी आया था वहां। कहाँ? मेरे घर। क्यों? क्योंकि मैंने ही राजू को बोला था कि सोहेल को वहां ले आ। यार विवेक छोड़ना यार, ये सब तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उस कमीने को बहुत चर्बी चढ़ी है, इसलिए। लेकिन कुछ नहीं। साले, तू मेरा दोस्त है कि नहीं? बस खत्म। तो फिर जो मैं कहता हूं तू वो करता जा। तू सोहेल को बोल तुम दोनों मिलकर मुझे बर्थडे पे सरप्राइज कर रहे हो, और उसे बोल दारू वारू पियेंगे, उसे किसी भी तरह मनाकर यहाँ पर लेकर आ। समझा? क्या बात कर रहा है यार, मुझे तो पता ही नहीं विवेक का बर्थडे है। अरे मुझे भी कहाँ पता था, मैंने वो फेसबुक देखा ना, उसके लिए सब आया। साला बड़ा छुपा रुस्तम निकला विवेक। उसके लिए आज हम उसको एक सरप्राइज पार्टी देते हैं, ठीक है? चल चल निकलते हैं। चल। Cheers! यार विवेक, सिर्फ ड्रिंक से काम नहीं चलेगा यार, थोड़ा डांस हो जाए। यही नाचेगा आपस में? छमियाओं के साथ नाचोगे, मुजरा चलोगे? क्या बात कर रहा है यार, लेकिन एंट्री कैसे मिलेगी? तुझे आम खाने के पेड़ गिनने, बागीचे का माली तो मैं ही, मुझे एंट्री नहीं देंगे तो सालों की हालत नहीं खराब हो जाएगी। चलो बॉटम अप करो। चीयर्स। राजू और सोहेल नाबालिग थे। उनकी दोस्ती विवेक से थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़ा था। विवेक की संगत ने उन दोनों को बिगाड़ दिया था। पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन ना होने के कारण माँ बाप बिल्कुल अंधेरे में थे, और इस अंधेर नगरी में बच्चे अय्याशी की पायदान चढ़ने लगे थे। यार विवेक, पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हो रहा है बे? पता नहीं, चक्कर आ रहा है यार। कोई बात नहीं, बॉटम अप के बाद ऐसा ही होता है।
मैंने सोहेल की ड्रिंक में 15 नींद की गोलियां घोल दी थी। ऐसा मत कर यार, माफ कर दे इसे। इसे माफ नहीं करूंगा मैं, इसे आजाद कर दूंगा। इसे ऐसी जगह भेजूंगा जहां से कभी वापस नहीं आएगा। ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, तू भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। क्या? मुझे फंसाएगा, तू भी फंसेगा। अगर मैं डूबा तो तू भी डूबेगा। चुप बैठ। अरे बेचारे को माफ कर दे। ये तूने क्या कर दिया यार? तूने तो सोहेल को जान से ही मार दिया। क्या? ऐसा क्यों किया तूने यार? ऐसा मत बोल यार, मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, तू डर मत। मैं हूं ना, अपने काम करते हैं। अपन इसकी लाश को ना ठिकाने लगा देते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये तूने किया है। चल। हस्तिनापुर की गंगा नहर में लाश को फेंक दिया गया। जानता था मैं कि राजू की तरह एक न एक दिन पुलिस मुझ तक भी पहुंच तो जाएगी, बस इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। सोहेल के मोबाइल से एसएमएस तुमने भेजा था? राजू। विवेक, मैं ये नहीं कर सकता। मैं मैसेज नहीं भेज सकता यार। तूने पुलिस के सामने मेरा नाम उगाल दिया है। अभी तूने नंगा करके ऐसा टॉर्चर करेगी ना कि तू सारा सच मूत देगा। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तू इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हर चीज में तू मेरा साथीदार रहा है। अरे विवेक, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बैठाऊंगा। तुझे तो बचाने के लिए कर रहा हूँ ना ये सब। मैं फंसूंगा, तू भी फंसेगा, ये बात मत भूल। हम दोनों ने साथ में किया है जो भी किया, इसलिए बोल रहा हूँ चुपचाप मैसेज कर। वहां ढूंढिए, वहां। सर, बॉडी मिल गई है। ले आओ। विवेक की मदद से पुलिस ने सोहेल की लाश को ढूंढ निकाला। विवेक ने सोहेल की मोटरसाइकिल को भी पास में छुपा दिया था। शैतान! क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा उसको? मारिए अपने आप को। क्यों? मैंने आपके बेटे को समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था, पर वो समझा नहीं सर। उसमें बहुत गुरूर आ गया था, बड़ी चर्बी चढ़ गई थी आपके बेटे को, तो मैंने उतार दी। अरे कमॉन है विवेक, मैं और श्रुति खाली अच्छे फ्रेंड्स। साले, मैं क्या कल पैदा हुआ? तुझे मैंने अपना अच्छा दोस्त माना, तुझसे अपनी सारी बातें शेयर की, और तू साले कुत्ते मेरे ही घर में आके मेरी बहन पे लाइन मारता है। ऐसा कुछ नहीं है विवेक, तू गलत समझ रहा है, तू मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। उसने भी मुझसे झूठ बोला और इसने भी मुझसे झूठ बोला। इसके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हुई है सर। मैं इसे मेरठ लाया एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए, और यह बेशर्म मेरी बहन है, 17 साल के बच्चे के साथ फ्लर्ट कर रही थी, वो भी मेरे दोस्त के साथ। मैंने कभी उसके साथ फ्लर्ट नहीं किया। तुम उसे घर पर लेकर आए थे, तुमने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, मैंने क्या किया? श्रुति और सोहेल सिर्फ दोस्त नहीं थे, मुझे सब पता था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था क्योंकि दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे। मुझे बुद्धू समझा है क्या? इन दोनों को साथ देखकर ना सर मेरा पारा चढ़ जाता था। दोनों को समझाने के बावजूद कोई समझ ही नहीं रहा सर। फिर मैंने कुछ समझ लिया कि इनको सीख देनी पड़ेगी। दे दी सर। ले जाओ इसे। मैं इंजीनियर जरूर बनूंगा और आपको मुझ पर फक्र होगा।
नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दो प्रेमियों के बीच गुजरे पल बहुत निजी होते हैं, पर अफसोस हर रिश्ता ऐसा नहीं होता। अक्सर धोखे और फरेब से बेडरूम के दरवाजे सारी दुनिया के लिए खोल दिए जाते हैं। इंटरनेट और एमएमएस के द्वारा न जाने कितने लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। बदनामी और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू तो हो जाता है, लेकिन ये एक दस्तक है कि पीड़ित एक कगार पर पहुंच चुका है और अब वो मुड़कर वार करेगा। जुलाई 2009, अहमदाबाद, गुजरात। આવું છું માં, આવું છું બાબા। विशाल, શું આવું છું? नाश्ता નથી કરવાનું? माँ, आप नाश्ता कर सकता हूँ या मीटिंग कर सकता हूँ? बहुत ज़रूरी मीटिंग है, फिर मिलता हूँ। अरे विशाल, इतवार को अपने आप को फ्री रखना। दिव्या के माता पिता आ रहे हैं आनंद से। माँ बाबा, ये शादी होना भी ज़रूरी है क्या? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तुम अब 26 साल के हो गए हो। और दिव्या अच्छी लड़की है, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। और हाँ, जल्दी से फिर हमें अपने पोता पोती के बाबा, मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे भी जीना है। लेकिन बेटा, अब आपने कुछ कहा ना तो घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। विशाल, शाम को मिलता हूँ, वहाँ जरूरी मीटिंग है। कैसी बातें करता है? क्या हो गया इसे? पागल है बिल्कुल। समझ में नहीं आता इसका क्या करें। HP टेक्नोलॉजी हम दोनों के लिए। फोन भी नहीं उठा रहा। घर का सेल भी नहीं उठा रहा है। ऐसा तो आज तक उसने कभी किया नहीं। कहीं शादी की बात से नाराज तो नहीं हो गया? मैं फिर से ट्राई करती हूँ। देखिए, गुस्से में कहीं चला वला गया होगा, कल सुबह तक आ जाएगा। कोई 15-16 साल का लड़का नहीं है मेरा विशाल, और जब वो 15-16 साल का था तब भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऑफिस कहाँ? हेलमेट सर्कल, अंबिका चैम्बर्स। अच्छा, कोई गाड़ी वाड़ी है? मतलब कार, बाइक? होंडा एक्टिविया चलाता है। दबे। जी सर। हॉस्पिटल्स और सारे पुलिस स्टेशन चेक करो, और पिछले 12 घंटे में जितने भी एक्सीडेंट्स के केसेस हुए हैं सबके रिकॉर्ड्स मंगवा लो। ऑफिस वाले ने क्या बोला? लंच के बाद ऑफिस से चला गया था, किसी को कुछ बताया नहीं। देखिए, हम उसके सेल फोन के रिकॉर्ड्स मंगवा लेते हैं, और तब तक ये एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे हमारे पास। इन सब में 4-6 घंटे तो बड़े आराम से जाएंगे। आप लोग मेरी बात मानिए, घर जाइए, मैं कल सुबह फ़ोन करता हूँ। 26 वर्षीय विशाल पांचाल अहमदाबाद शहर का रहने वाला था और एक अच्छी कंपनी में टेक्निकल इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। और फिर एक दिन 19 जुलाई 2009 को विशाल घर नहीं लौटा। वो रात उसके माता पिता के लिए सबसे लंबी और मुश्किल रात थी। डर और उम्मीद दोनों उनके दिलो दिमाग को घेरे हुए थे। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, लेकिन विशाल अब तक घर नहीं आया था और ना ही उसकी कोई खबर आई। मामला अब काफी गंभीर हो गया था।
दोपहर के बाद से 27 मिस्ड कॉल्स। ये विशाल अपना ऑफिस का सेल फोन साथ नहीं लेके गया, ये लैपटॉप भी? यस सर, डेस्क पर ही छोड़ के चला गया था। अच्छा, उसने कोई हिंट नहीं दिया कहाँ जा रहा है, कोई पर्सनल काम, कुछ भी? जी नहीं सर, ऑफिस से कब निकल गया किसी को कुछ पता नहीं चला, सब अपने अपने काम में बिजी थे। सर, विशाल का पर्सनल फ़ोन दोपहर 3 बजे स्विच ऑफ हो गया था। मतलब यहाँ से निकलने के 1.5 घंटे बाद? और विशाल के पर्सनल फ़ोन पे लास्ट कॉल इस नंबर से आई थी सर। ये लास्ट कॉल हमारा पहला सुराग हो सकता है, ट्रेस करो जल्दी। आप दोनों हेलो, मैं यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। ये किसका नंबर है? जी मेरा है, मनीषा शाह। आप विशाल पांचाल को जानती हैं? हाँ ऑफ कोर्स जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सब ठीक तो है ना? जी, मेरी कल विशाल से बात हुई थी। कितने बजे? यही कुछ 1 या 2 के बीच। 1:30 पे, टू बी मोर प्रिसाइज। ये विशाल के पर्सनल फोन पे रिसीव किया गया लास्ट कॉल था। लास्ट कॉल मतलब? सर विशाल ठीक तो है ना? पता नहीं, बस फिलहाल है नहीं, गायब है। ओह माय गॉड। कब से जानती हैं उसे? कई सालों से, लगभग 9-10 सालों से। कॉलेज से? जी नहीं, मेरे एक अंकल हैं, विशाल उनका पड़ोसी था। मैं जब भी वहाँ जाती थी तो उससे बात होती थी। विशाल कंप्यूटर्स में बहुत ब्राइट है, उसने मेरी कई बार मदद की है। कंप्यूटर्स में? जी। विशाल की सगाई तय हो गई थी। जानती हूँ। ना खुश था इस रिश्ते से? वो भी जानती हूँ। आप भी ना खुश थी? क्या मतलब? आप दोनों का अफेयर था? What nonsense? सेंस। अब भी आप मानती हैं कि आप और विशाल सिर्फ दोस्त थे? मैं और विशाल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आप जो सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। कल फोन किस लिए किया था? मैं एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ और विशाल से कई बार गाइडेंस लेती हूँ। पिछले कई सालों से हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है। विशाल के ऑफिशियल लैपटॉप पे ये पर्सनल फोटोग्राफ्स कुछ और ही कहानी कहते हैं मिस मनीषा। गलत कहते हैं। कोई और लड़की विशाल की लाइफ में? विशाल का तो पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में कोई और है। आई एम एंगेज इंस्पेक्टर और मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप इस मामले में मुझे इन्वॉल्व ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, आप जा सकते। थैंक यू। जी, अच्छी बात है। नमस्कार। दिव्या के पिता का फोन था, आ रहे हैं इतवार को। आप इसी वक्त उन्हें फ़ोन करके कहिए कि एक ज़रूरी काम आ गया है, अगले इतवार उन्हें बुला लीजिए। विशाल ने क्या बचकानी हरकत कर दी? इस तरह भागने का मतलब? बेवकूफ। देखिए, थोड़ा गुस्से वाला है, गुस्सा उतर जाएगा तो अपने आप घर चला आएगा। वो मनीषा, उसके साथ अभी भी है कुछ उसका? नहीं, अगर कुछ होता तो मुझे ज़रूर बताता। कौन यार, ऐसे चेहरा मत लटकाओ, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं बस थोड़ी सी परेशान। तुमने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया ना, अब कैसी परेशानी? मैंने कुछ साफ साफ नहीं बताया, मैंने उनसे ये कहा कि मैं और विशाल सिर्फ दोस्त थे। हाँ तो वही सच है ना। विशाल और तुम्हारे बीच पहले जो कुछ भी था वो अब कोई मायने नहीं रखता। विशाल पास्ट है, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर भी मैं ही रहूंगा, है ना? ऑफ कोर्स, ये कहने की जरूरत भी थी क्या? सर, सारे पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल्स चेक किए, सिटी के बाहर भी चेक किया, विशाल की कोई खबर नहीं, ना ही उसके स्कूटर का कुछ पता चला। ये मनीषा की कोई खबर? लड़की ने पूरा सच नहीं बोला सर। अफेयर था ना दोनों के बीच? मजबूत अफेयर था सर, 3 साल पहले ही ब्रेकअप हुआ। कोई दूसरी लड़की? नहीं सर, दूसरा लड़का सूरज मनीषा के ऑफिस में ही काम करता है, यहीं अहमदाबाद का लड़का है।
कोई रिकॉर्ड नहीं। ये लड़की कहाँ की है? माँ बाप बड़ौदा के हैं, लड़की यहाँ अकेली रहती है। सुंदर अपार्टमेंट, 16 रोड। विशाल की कोई नई गर्लफ्रेंड? मतलब शादी से बचने के लिए भाग गया? नहीं सर, अगर गर्लफ्रेंड होती तो किसी ना किसी ने देखा होता या सुना होता, और अगर होती भी तो उसकी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती सर। और ऐसी किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं है सर। दवे, ये अपना हीरो है ना विशाल, ये मिसिंग नहीं है। क्या मतलब सर? ये गायब नहीं हुआ है, छुप गया है, अपनी मर्जी से छुप गया है। 21 जुलाई 2009 विशाल को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। उसके माँ बाप की हालत बहुत खराब हो चली थी और पुलिस के हाथ अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। पुलिस बस इतना जानती थी कि किसी जमाने में विशाल और मनीषा का अफेयर था जो 3 साल पहले टूट गया था। और दूसरी बात यह भी जानती थी कि विशाल अरेंज मैरिज रिश्ते से खुश नहीं था। विशाल के गुमशुदा होने की कई संभावनाएं टटोली जा रही थी और फिर कुछ दिनों के बाद किसी नई संभावना की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार जुर्म ने अपना फन उठा ही लिया। सर, एसजी हाईवे के पास तारापुर गांव में एक लाश मिली है, आधी जली है। साथ में स्कूटर है? होंडा एक्टिवा। स्कूटर तो विशाल का ही था ना? यस सर। बाय द वे, स्कूटर पे जो खून के निशान मिले हैं वो इस बॉडी के खून के साथ मैच नहीं करते। मतलब झड़प हुई है, कातिलों का भी खून बहा है। मे बी। पोस्टमार्टम और ब्लड रिपोर्ट आपको परसों तक मिल जाएंगे इंस्पेक्टर। दवे। जी सर। विशाल के फादर को फ़ोन करो, शनाख्त के लिए बुला। ठीक है सर। चलो अच्छा है मनीषा, मेरी फीलिंग्स को समझती तो हो तुम। विशाल, मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है कोई चॉइस? चॉइस तो है मनीषा, तुम जानती हो। सब ठीक हो जाएगा मनीषा, हम दोनों के लिए, हमारे लिए। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। मनीषा यार, इट्स ओवर। विशाल अब नहीं रहा, खत्म हो गया बुरा सपना। बुरे सपने खत्म नहीं होते सूरज, बार बार लौट आते हैं, डराने, याद दिलाने। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग विशाल का पर्सनल फोन दोपहर 3 बजे तक ऑन था और स्विच ऑफ हुआ यहाँ 16 रोड। मनीषा यहीं रहती है, सुंदर अपार्टमेंट। लड़की हमसे कुछ छुपा रही है सर। विशाल से रिलेशन के बारे में तो छुपाया ही उसने हमसे। अब देखते हैं उसकी मौत के बारे में क्या कहना है उसका। सूरज, जा जाकर भी कहाँ जाएंगे? यहाँ से दूर, कहीं भी। मुझे भागना नहीं है।
भाग तो तुम अब तक रही थी मनीषा, इस बार लास्ट होगा। इसके बाद तुम्हें कभी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मनीषा कहाँ है? जी मनीषा तो बाहर गई है। अंदर जाने का टाइम आया तो मनीषा मैडम बाहर चले गई। चलो कोई नहीं, अंदर बैठ के मनीषा का इंतजार करो। सर भागने की तैयारी हो रही थी मनीषा जी। सूखे खून के धब्बे मिले हैं विशाल के स्कूटर पे। अगर उस खून से आप दोनों का खून मैच हो गया तो आप दोनों पर खून का इल्जाम लगेगा। बाकी रिकॉर्ड तो है हमारे पास। 16 रोड पर विशाल का फोन स्विच ऑफ हुआ तो उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स कहते हैं। वही 16 रोड जहां आप रहती हैं मिस मनीषा। मिस मनीषा, आपका सेल फोन रिकॉर्ड बताता है कि 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे के बाद आपका फोन तारापुर गांव में था, वही जहां आपके एक्स बॉयफ्रेंड विशाल की लाश मिली। अगर आप दोनों सब कुछ सच सच और फटाफट बता देंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। हमें बुलवाने पे मजबूर मत करना, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, और आप लोग को तो कतई नहीं। विशाल, मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है कोई चॉइस? चॉइस तो है मनीषा, तुम जानती हो सब ठीक हो जाएगा मनीषा, हम दोनों के लिए, हमारे लिए। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। मनीषा, रो रही हो क्या? विशाल प्लीज, वो वीडियो क्लिप मुझे बर्बाद कर देगा। मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम मनीषा? अच्छा ठीक है, मैं वो क्लिप तुम्हारे सामने डिलीट कर दूंगा बस, लेकिन तुम मुझे अपनी लाइफ से कभी डिलीट मत करना मनीषा। वीडियो क्लिप क्या था ये? सेल फोन से लिया गया MMS। विशाल और मैं 7 सालों तक रिलेशनशिप में थे, बहुत करीब थे। MMS क्लिप के बारे में मालूम था आपको? मेरा मतलब है, जब शूट किया था तो मालूम था? पता होता तो शूट करने देती इंस्पेक्टर। मैं उससे प्यार करती थी, भरोसा करती थी उस पे, और पता नहीं क्यों उसने हमारे प्यार को इतने भद्दे तरीके से खत्म कर दिया। और फिर आपने नए प्रेम की शुरुआत की। हाँ, और ये विशाल से सहा नहीं गया। मनीषा ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी पहली रिलेशनशिप से। लेकिन विशाल को प्रॉब्लम थी। मैंने उससे एक नॉर्मल फ्रेंडशिप रखने की कोशिश की, लेकिन वो तो किसी और ही ट्रैक पर था। हम सॉरी विशाल, लेकिन फ्रेंडशिप के आगे और कुछ नहीं। फ्रेंडशिप? हमारी फ्रेंडशिप के पीछे काफी कुछ था मनीषा। जरूर था, लेकिन अब नहीं है। हाँ, अब तो सूरज आ गया है तुम्हारी लाइफ में। कम ऑन विशाल, हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की? तो मैंने की है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर प्यार भी तो नहीं किया ना। हमारे बीच का प्यार खत्म हो गया था विशाल, और हमने मिलकर डिसाइड किया था दैट इट्स ओवर। आसान नहीं है मेरे लिए मनीषा, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ यार।
For God's sake विशाल, तुम्हारी सगाई होने वाली है और वैसे भी मैं सूरज के साथ बहुत खुश हूँ। हम 3 साल पहले अलग हुए थे और तुम सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि 2 और जिंदगियों को बर्बाद करने पर तुले हो। प्लीज डोंट डू दिस। मैं जानता हूँ तुम मेरे पास आना चाहती हो ना। तुम्हारा ईगो ये चाहता है विशाल। लुक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो इस बात को समझो और आगे बढ़ो। बस फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हर दूसरे दिन धमकी देता, कहता कि मेरे माँ बाप को दिखा देगा, फिर कहता कि सूरज को दिखा देगा। उसने वो एमएमएस आपको भेजा? नहीं, एक बार घर पर बुलाकर दिखाया था, उसके पेन ड्राइव पर था। मैं इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी, मुझसे और सहा नहीं जा रहा था। और फिर एक दिन मैंने सूरज को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने विशाल से भी बात की, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। देखना चाहोगे? अभी दिखाऊं? शट अप। चाहते क्या हो तुम? बस मनीषा, वो मेरी होने वाली बीवी है। ए सूरज, सपने में भी ऐसी बात मत सोचना। बहुत पुरानी प्रेम कहानी है मेरी और उसकी। तू जानता क्या अभी हमारे बारे में? बस बीच में हड्डी की तरह टपक पड़ा है। एक बार उसकी लाइफ से निकल के दिखा दे, फिर देख अपने आप मेरे पास आएगी वो। विशाल, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती। क्लिप देखोगे तब समझ में आएगा कितना प्यार करते हो मुझसे। देख, वो मेरी थी, मेरी है, मेरी मोहर लगी है उस पर। मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उसने। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन। मुझसे मनीषा की हालत देखी नहीं जा रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? मनीषा, क्या कर रही हो तुम? मैं थक गई हूँ सूरज, मैं और नहीं जीना चाहती। विशाल, ब्लैकमेलिंग, मैं हर चीज से थक गई हूँ। मनीषा, मेरी जिंदगी भी तो तुम्हारे साथ जुड़ी है। प्लीज प्रॉमिस करो ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। सूरज, विशाल वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा, फिर तो सब देख लेंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। मेरे मम्मी पापा तो मर जाएंगे सूरज। उस पे भरोसा करो मनीषा, आई प्रॉमिस मैं तुम पे आज भी नहीं आने दूंगा। हमने तय किया इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज करना होगा। मैंने उस दिन दोपहर में विशाल को फोन किया और उससे कहा कि मैं सूरज को छोड़ने के लिए तैयार हूं। हम दोनों मनीषा के घर उसका इंतजार कर रहे थे और सोच के रखा था, आर्या पार। मनीषा, मेरा हाथ दोबारा थाम लो मनीषा, वादा करता हूँ बर्बाद कर दूंगा इसे। बर्बाद तो तुम कर चुके हो विशाल, उसे जिसे तुम प्यार करने का दावा करते हो। मनीषा, तुमने क्या ये लेक्चर सुनाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? लेक्चर्स का टाइम खत्म हुआ कमीने। सिर्फ प्रैक्टिकल। हमने विशाल की बॉडी को एक बोरी में डाला और उसी के स्कूटर पर जंगल ले गए। हमने तारापुर गांव के पास जंगल में स्कूटर को फेंक दिया और साथ में विशाल की लाश को भी। हम इस क्लिप को डिलीट कर देंगे। डिलीट नहीं, हम इसे दफन कर देंगे। मैंने विशाल का पेन ड्राइव और मोबाइल फोन पास के छोटे से तालाब में डुबो दिया।
विशाल के साथ उस एमएमएस को भी खत्म कर दिया, हमेशा के लिए। हमने विशाल की लाश पर से सारे आइडेंटिफिकेशन निकाल दी ताकि कोई उसे कभी पहचान ना पाए। और उसके बाद आप लोगों ने बॉडी को जलाने की कोशिश भी की। दरअसल लाश को अगले दिन सुबह जलाने की कोशिश की। मुझे डर था कि कोई पहचान लेगा, इसलिए मैं फिर से जंगल चला गया। मैंने बॉडी जला तो दी, लेकिन बारिश ने सारा प्लान चौपट कर दिया। हमने लाश को तो पहचान ही लिया और अब कातिलों को नहीं। मुझे पता था कि हम कभी ना कभी ज़रूर पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं उस एमएमएस क्लिप को बाहर आने से रोकना चाहती थी। मेरी, सूरज की, मेरी फैमिली की, सबकी इज्जत का सवाल था सर। कानून सिर्फ सबूत मांगता है मिस मनीषा, और कानून को दिखाने के लिए वो एमएमएस आपके पास है ही नहीं। मैं वो एमएमएस अपने पास कैसे रख सकती थी इंस्पेक्टर? मेरे पास विशाल को मारकर उस एमएमएस को डुबो देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। आपके पास चारा था, आप पुलिस के पास आती, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके अगर उन्हें ये बात कहती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। और अब देखो कहां पहुंच गए तुम दोनों। लेके जाओ इन दोनों को। एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मनीषा और सूरज के कपड़े बरामद किए गए। तालाब में से विशाल का सेलफोन और पेन ड्राइव ढूंढने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद भी ली गई। विशाल के माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने ऐसी हरकत की है। सूरज और मनीषा के बीच अब विशाल तो नहीं है, पर उनके बीच जेल की मजबूत दीवार है। अब कानून ही तय करेगा कि यह दीवार कब तक बनी रहेगी। मनीषा शर्म से चूर चूर हो चुकी थी, लेकिन कम से कम सूरज शांति और समझदारी से काम ले सकता था। सभी भावनाओं में बह गए और बहा ढेर सारा खून। इस केस में विशाल और मनीषा के रिश्ते का अधूरा अंत पहली दस्तक थी, ब्लैकमेलिंग दूसरी दस्तक और सूरज को पता चलना तीसरी। पर तीनों दस्तक बहरे कानों पर पड़ी। गुस्से और जलन से अंधे 3 युवाओं ने 3 परिवारों को बुरी तरह घायल कर दिया और समाज को हक्का बक्का। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।